हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच क्लास 11th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई? कूल। सो गाइस, आई होप आप लोगों के शायद टर्म 1 एग्जाम्स शुरू हो गए होंगे स्कूल में। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर टर्म 1 एग्जाम स्टार्ट हो गए तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप लोगों के टर्म 1 स्टार्ट हो भी गए हैं तो हम लोग यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो आपका जेई मेन और नीट का बेस बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर आपके टर्म 2 के सिलेबस के हिसाब से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रेजोनेंस नाम की बला को कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे एक नया और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, जिस पर आपकी बहुत सारी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड करती है। सो पोलैरिटी ऑफ योर बॉन्ड, पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको इसके अंदर एक रूल सिखाऊंगा मैं, जिसको कहता है फजांस रूल। अभी हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रूल पढ़ेंगे आगे, फजांस रूल। लेकिन अभी आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारे जितने भी मन में शंका है, जो भी तुम्हारे मिसकंसेप्शन है, वो मैं यहां पर क्लियर कर दूं। तो आप स्टार बना के सबसे पहली और सबसे खतरनाक बात लिखेंगे कि इस दुनिया में नो आयोनिक बॉन्ड, इस दुनिया में मौजूद नो आयोनिक बॉन्ड इज 100% आयोनिक। इस दुनिया में मौजूद कोई भी आयोनिक बॉन्ड कभी भी 100% आयोनिक नहीं होता। इट हैव सम परसेंटेज, it have some percent of covalent characters in it, covalent characters in it। इसके अंदर कुछ मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। एंड वाइसे वर्सा, सर वाइसे वर्सा का मतलब बता दो। हम अंग्रेज नहीं है, मैं 3 गुना लगा नहीं देगा, इसे मैं अंग्रेज नहीं है। तो तुम्हारी बात सही है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। कोई भी आयोनिक बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, उसमें कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं। एंड दुनिया में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें कुछ मात्रा में, कुछ अमाउंट में आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। मतलब कि कोई बॉन्ड के पास में इफ there is 100% ionic character, if there is 100% ionic character, तो ये कौन सी कंडीशन होगी? और 100% कोवेलेंट कैरेक्टर, अगर आपको 100% आयोनिक कैरेक्टर या 100% कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाई देते हैं तो ये सिर्फ एक आइडियल कंडीशन होगी, ओनली इन आइडियल कंडीशन, यानी किताबों में, क्योंकि आइडियल कंडीशन रियल लाइफ में कभी भी फुलफिल नहीं की जा सकती। तो अगर आपके पास में एक आइडियल कंडीशन होगी तभी किसी कंपाउंड में 100% आयोनिक होगा या 100% कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में बात करो, अभी इस समय बात करो, तुम्हारे घर में जो टाटा नमक रखा हुआ है, वो टाटा नमक के अंदर नमक का एक दाने उठाकर ध्यान से उसको देखो और उससे बोलो, क्यों भाई आ गया स्वाद, तू तो अपने आप को 100% आयोनिक बोल रहा था, आज तो तेरी पोल खुल गई, तेरे में 100% आयोनिक कैरेक्टर है ही नहीं, तेरे में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है ना। तो दुनिया में कभी भी किसी भी बॉन्ड के पास में 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, ना ही 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होगा। कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? पक्का? 100% क्लियर? पक्की बात? आगे बढ़े। नाउ व्हाट इज पोलैरिटी? नाउ व्हाट इज पोलैरिटी? भाई पोलैरिटी का असली मतलब क्या है? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय पोलैरिटी? तो मेरे प्यारे बच्चों, पोलैरिटी का मतलब होता है दो अलग अलग पोल्स। आपके कंपाउंड में, आपके मॉलिक्यूल में दो अलग अलग पोल,
और उन दोनों पोल पर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन. तो व्हाट इज बेसिकली पोलैरिटी? पोलैरिटी इज द प्रेजेंस ऑफ, polarity is nothing but the PRESEN. See, polarity is nothing but the presence of two opposite charge, presence of two opposite charge on the compound, on the compound. Such compounds and such compounds are called as polar compounds. ऐसे compounds को polar compounds बोला जाता है. ऐसे compounds को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग क्या नाम देते हो? polar compound नाम देते हो. क्या ये बात समझ में आ गई? कैसे? एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखेंगे. all the ionic compounds, all the ionic compounds, all the ionic compounds are polar compounds. All the ionic compounds are polar compounds. कैसे? चलो एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए तुम्हारे पास में NaCl है, आपके पास में NaCl है. तो आप लोग सब जानते हैं NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है. सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. तो नाउ यू कैन सी कि एक एंड पर, इस मॉलिक्यूल के एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है. तो ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड कहलाएगा? पोलर कंपाउंड कहलाएगा. मान लीजिए तुम्हारे पास में कैल्शियम है, कैल्शियम ने यहां पर फ्लोरीन और फ्लोरीन से बॉन्ड बना रखा है. तो आप देखो फ्लोरीन के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया. तो ऐसे कंपाउंड्स आपके पोलर कंपाउंड्स कहलाते हैं. लेकिन सवाल आता है कि चलो सर आयोनिक कंपाउंड का तो मामला आपने 1 मिनट में खत्म कर दिया. 1 मिनट नहीं लगी ये जानने में हमको कि हमारे जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तो पोलर ही होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन सर कोवेलेंट कंपाउंड का क्या? क्या कोवेलेंट कंपाउंड भी पोलर कंपाउंड हो सकते हैं? क्या पोलर कंपाउंड कभी भी आप लोगों को कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर देखने को मिलते हैं? तो चलिए अब हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करते हैं. आई होप आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा. कर लिया नोट? आगे बढ़े. ग्रेट. सो मेरे प्यारे गुलगुलो, हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, कौन से? कोवेलेंट कंपाउंड, वो 2 प्रकार के होते हैं. मतलब किसी किसी कंपाउंड के अंदर तो पोलैरिटी दिखती है, लेकिन किसी किसी कंपाउंड के अंदर बिल्कुल भी पोलैरिटी नहीं दिखती. सो कोवेलेंट कंपाउंड्स, सो बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट compounds are of 2 types. Covalent compounds are of 2 types. कौन कौन सा टाइप होता है? पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका सीधा सीधा सिंपल सिंपल नॉन पोलर कंपाउंड्स. पहला कौन सा होता है मेरे लाडलो? आपका नॉन पोलर कंपाउंड्स. ना व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पोलर कंपाउंड? या नॉन पोलर कंपाउंड को मैं पहचानूंगा कैसे सर? जितने भी आपके होमोन्यूक्लियर, जितने भी आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सीधा सीधा नॉन पोलर. दे आर सीधा सीधा नॉन पोलर. कैसे सर? एग्जाम्पल दो. जैसे आपका H2, जैसे आपका O2, जैसे आपका N2, जैसे आपका F2, जैसे आपका Cl2, जैसे आपका Br2, जैसे आपका I2, जैसे आपका P4, जैसे आपका S2, जैसे आपका S6, जैसे आपका S8, जैसे आपका O3 एक्सेट्रा. ये सारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं. मतलब एक मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना है. अब सर ये नॉन पोलर कैसे हुआ? देखो सीधी सी बात है. मान लीजिए तुम्हारे पास में एक हाइड्रोजन है और मान लीजिए तुम्हारे पास में ये दूसरा हाइड्रोजन है. भाई दोनों ही हाइड्रोजन है. टेक्निकली मेरे पास में दोनों ही हाइड्रोजन है. इस हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयर कर लिया. अब इनके बीच में एक पोलर बॉन्ड बन गया.
अब देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था, एक एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ता था तो दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन लेता था, सीधी सी बात। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, बोथ द एटम्स आर सेम, both the atoms are same, therefore they have the same electronegativity। दोनों एटम सेम होते हैं और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड pair of electron towards itself, shared pair of electron towards itself। मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो वो इस पूरे के पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता। हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा भी है। तो अब क्योंकि यहां पर दोनों ही सेम है, दोनों के न्यूक्लियस में सेम प्रोटॉन, दोनों की प्रॉपर्टी सेम, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। इसे ना तो ये हाइड्रोजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा, ना तो ये हाइड्रोजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड होगा, दिस इज अ टिपिकल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें किसी भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं होगी। ना तो ये हाइड्रोजन पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ना तो यह हाइड्रोजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली ना तो इस हाइड्रोजन पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा, ना तो इस हाइड्रोजन पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम प्रॉब्लम आपको सभी एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर दिखेगी। भाई इसके अंदर दोनों ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसमें दोनों नाइट्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसमें चारों फॉस्फोरस हैं, चारों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इसमें 8 सल्फर है, 8 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। देखो 8 सल्फर कैसा दिखाई देता, देखो ये देखो, ये कुछ ऐसा नजर आता है, एस 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 और एस। ये देखो ये आपके 8 सल्फर ऐसे दिखाई देते हैं। ये सल्फर इस सल्फर से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ये सल्फर इससे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, ये इसके कोवेलेंट से जुड़ा है, ये इसके कोवेलेंट से जुड़ा है, सब एक दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े, लेकिन सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसे टिपिकली ये भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएगा। क्या है बात, सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? कोई परेशानी? पक्का बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? तो अगर आपके पास में कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड आता है, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड आता है, तो आपके मन में सबसे पहली बात तो ये आ जानी चाहिए कि भैया मेरे पास में जितने भी होमोन्यूक्लियर हैं वो सब नॉन पोलर कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है स्टार बना के लिखना, that there are some heteronuclear molecules also, there are some heteronuclear molecules are also non-polar, they are also non-polar। अब वो कौन से होते हैं, वो कैसे नॉन पोलर बने, वो मैं आपको समझाऊंगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सब नॉन पोलर की कैटेगरी में आ जाते हैं। कैसे, देखो मेरी बात समझना। क्यों, इसका रीजन लिख लो, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ द कार्बन एंड हाइड्रोजन इज सेम। जैसे आपका मीथेन, कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, शेयर। ठीक है। अब यहां पर इस कार्बन और हाइड्रोजन को फोकस करो। ये कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, इसे ना तो ये हाइड्रोजन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींच पाएगा, ना तो ये कार्बन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नीचे खींच पाएगा, इसलिए ये बॉन्ड सेंटर में ही एडजस्ट हो गया। तो आपके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब इसी के एग्जांपल हैं आपके मैक्सिमम। जैसे आपका बेंजीन C6H6 नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है।
तुम्हारा टॉल्वीन, टॉल्वीन बेंजीन के ऊपर CH3 यानी C6H5CH3, टॉल्वीन। इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? टॉल्वीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। ये सब आपके नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। मतलब जितने भी कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये सब भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। ये सब भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। सिर्फ अभी एक ही कैटेगरी नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, और क्योंकि अभी मेरे को तुमको डाइपोल मोमेंट सिखाना पड़ेगा। डाइपोल मोमेंट के अंदर जो वेक्टर क्वांटिटी आती है वो सिखानी पड़ेगी, तब फिर आप दूसरे भी आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये वाले जितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सब भी नॉन पोलर की कैटेगरी में आएंगे। देखो बहुत मस्त सिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला? एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर के वीडियोस देख लो। लेकिन अगर नीट, जेई वगैरह का फाउंडेशन बनाना है तो यार गाइस फिर ये देखना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब हम लोग सीधे चलेंगे पोलर कंपाउंड्स की तरफ। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा। भाई वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। बस मजा आ गया, अगर इतना आता है तो मजा आ गया, फिर सीख जाओगे। बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना तो आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी क्लिक करके अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप डाउनलोड करेंगे। जो भी स्पेशल क्लासेस वहाँ पर जो होती हैं हमारी, अगर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी तो आपको उसके लिए कोड यूज़ करना है ग्रेविटी, यानी अपने ग्रेविटी सर्कल का ग्रेविटी। अनअकैडमी पर जाकर आप अपना मोबाइल नंबर देकर आप अपनी इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है वो चूज़ करके आप अपनी कैटेगरी पर जाएंगे, क्लास 6 to 12। वहाँ पर आप IIT JEE नीट फाउंडेशन क्लिक करेंगे और वहाँ पर यूज़र प्लान जो होता है अनलॉक द फ्री प्लान, उस पर जाकर आप क्लिक करेंगे, ग्रेविटी लिखेंगे। आप सेल्फ स्टडी का भी यहाँ पर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी पर जाकर फ्री लाइव क्लासेस पर जाकर आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी पर जाकर फाइंड द बेस्ट कोर्सेज एंड बैचेस पर जाकर आप मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स के बैचेस देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया, रेज अ हैंड फीचर। गाइज रेज अ हैंड फीचर में आप लोग डायरेक्टली मुझसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हो वाइल टेकिंग द क्लासेस। तो रेज अ हैंड फीचर अनअकैडमी का USP है। आप आस्क का डाउट फीचर भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट के पास में क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके आप कोई भी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा भी अनअकैडमी पर डाउट एंड सॉल्यूशंस 24/7 अवेलेबल है। आपको बस एक फोटोग्राफ खींचकर वहाँ पर अपलोड करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो गाइज आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको ढेर सारी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बैच कोर्सेज मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी और स्टडी मटेरियल। टॉप एजुकेटर्स तो यहाँ पर है ही। सो सेकेंड आर द पोलर कंपाउंड्स। अब तुम लोगों से मैं बात करेगा अबाउट पोलर कंपाउंड्स। क्या होते हैं मेरे गुड्डो? द पोलर कंपाउंड्स। पोलर कंपाउंड्स भाई सीधी सी बात है, पोलर कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड व्हेन द कोवेलेंटली बॉन्डेड, when the covalently bonded molecule have difference, when the covalently bonded molecule have difference in the electronegativity of its constituent atoms, of its constituent atoms। मतलब जब आपका एक मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाए तो वो बन जाता है तुम्हारा पोलर कंपाउंड। अच्छा, यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, द पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, द पोलैरिटी ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल इज always less than ionic molecules। भाई जो तुम्हारे आयोनिक मॉलिक्यूल है ना, उनके मुकाबले आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी थोड़ी कम रहेगी। क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन नाम का एटम है और ये हाइड्रोजन नाम का एटम यहां पर घूम रहा है।
थोड़ा ठीक से इसके डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करना होगा। मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अभी इसके आसपास एक सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 करके घूम रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी बॉन्डिंग कर दी फ्लोरीन के साथ। आप लोग सब जानते हो फ्लोरीन इज अ यूनिवर्सल भिकमंगा, फ्लोरीन इज अ यूनिवर्सल भिकमंगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जैसा घूम रहा है, आप देखो मैंने दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम बनाया है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। फ्लोरीन सबसे छोटा होता है वैसे तो, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल मान सकते हो आप लोग। तो ये ठीक है। अब ये क्या बनाया सर आपने, ये मैंने इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझ गए, मतलब फ्लोरीन का जो वैलेंस शेल के 7 इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूम रहे हैं, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहां घूम रहा है। एंड टेक्निकली इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 1 इलेक्ट्रॉन यहां की शेयरिंग हो गई, तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब देखो यहां पर जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो यार कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, दैट इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है, मतलब फ्लोरीन बोलेगा ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं। तो मेरा ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन बोलेगा ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन था, लेकिन मेरी बात हो गई है फ्लोरीन से, अब मैं अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को यूज करूंगा। दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जानते ही हो दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। फ्लोरीन के मुकाबले हाइड्रोजन सारा गुंडा है, नहीं, हाइड्रोजन के मुकाबले फ्लोरीन ससुरा गुंडा है, बदमाश है वो तो ये बदमाश फ्लोरीन क्या करेगा, ये थोड़ा सा बदमाशी करेगा यहां पर। ये क्या बदमाशी करेगा, ये फ्लोरीन जो होगा ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, ये बदमाश छोरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा और सक्सेसफुल भी हो जाएगा। अब आप देखोगे कि ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके इसकी तरफ आ गया है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ जाने की वजह से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखो पहले कितना गोल गोल प्यारा प्यारा था, अब थोड़ा सा पिचक सा गया वो, ये देखो अब थोड़ा सा वो अंडे जैसा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो फ्लोरीन ने अपनी ओर खींच लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन का पूरा जो क्लाउड है वो इधर शिफ्ट हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस था ये पहले सेंटर में था, लेकिन अब वो उस कोने पे शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, पहले यहां था, अब आप इमेजिन करो ये यहां पर न्यूक्लियस है, पहले इलेक्ट्रॉन का क्लाउड चारों तरफ बराबर ही था, लेकिन अभी आगे खिंच गया, तो ये तो यहीं रह गया, लेकिन आगे तुमने धमाल मूवी देखी है, धमाल मूवी में वो अपना रॉय, डिटेक्टिव रॉय, आदि, मानव और बमन, हाँ अरे मेरे को सारे नाम याद है, बमन, ये 4 दोस्त रहते हैं, है ना, और मानव जो हमारा जावेद जाफरी होता है, जब कभी भी वो संजय दत्त इनको आके बोलता है किसको सबसे पहले मरना है, वो सामने आ जाओ, तो वो 4 खड़े रहते हैं, तो जावेद जाफरी थोड़ा मेंटल रहता है, तो वो 3 जो होते हैं वो ऐसे पीछे हो जाते हैं, वो बेचारा आगे खड़ा रह जाता है, वो एकदम पलटते हैं, मैं आगे कब आया, वो बेचारा वहीं रहता है, वो 3 पीछे हो जाते हैं ऐसे करके, तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, वो 3 पीछे है तो लोगों को आगे दिखता है, ये पिज्जा किसने ऑर्डर किया, वो तीनों पीछे है तो आगे रहता है, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं, वो बोलता है ना पता नहीं ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे। ये हाइड्रोजन के साथ भी यही होता है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेंटर में, ये तो बेचारा हिला भी नहीं, इस फ्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं करा है, हल्का सा खींच लिया, तो खींचने की वजह से ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ऐसा खिंचाव महसूस करेगा, ऐसे खींच गया, ओवल हो गया, तो ये हाइड्रोजन एक कोने पर आ गया। अब इससे क्या हुआ, इस फ्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन तो थे, इस फ्लोरीन के पास इस वैलेंस शेल में अंदर 7 इलेक्ट्रॉन थे, ये 7वां और ये शेयर्ड हो के 8वां। अब क्योंकि इसने
पहले ये हाइड्रोजन के पास इक्वली शेयर्ड था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब इसने क्या करा, ये ऐसा कर लिया, देखो अपनी तरफ खसका लिया, तो अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल नेगेटिव चार्ज? बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है लेस देन 1, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी ये हो सकता है 0.75 हो माइनस में, हो सकता है -0.55 हो सकता है -0.35 हो सकता है -0.95 हो सकता है -0.99 हो, लेकिन ये 1 से हमेशा छोटा होगा। इसीलिए तो मैंने यहां लिखवाया कि तुम्हारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आयोनिक मॉलिक्यूल से हमेशा कम होगी, क्योंकि आयोनिक मॉलिक्यूल में सोडियम पर अगर पूरा एक +1 चार्ज है तो क्लोरीन पर पूरा एक -1 चार्ज आएगा। क्लोरीन पर -1 दिखेगा, सोडियम पर +1 दिखेगा, लेकिन यहां पर फ्लोरीन पर आपको -1 नहीं दिख रहा है, -1 से कोई छोटी वैल्यू दिख रही हो सकता है ये दिख रही हो सकता है ये दिख रही हो, तो हमेशा आपको इसमें छोटी वैल्यू दिखाई देगी। तो अब आप खुद ही समझ जाओ, हमेशा आप खुद ही समझ जाओ कि आयोनिक कंपाउंड में एक तरफ पूरा +1 एक तरफ पूरा -1, हाईली पोलर, क्योंकि एक तरफ भयंकर नेगेटिव है एक तरफ भयंकर पॉजिटिव है। जितना ज्यादा एक एंड पर नेगेटिव एक एंड पर पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा होगा वो उतना पोलर होगा। लेकिन कोवेलेंट में तो एक एंड पर पार्शियल नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली ये इस तरफ न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाने पर इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा मैं एक बात बता दूं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के मन में होता है, तो ये ध्यान रखना, पार्शियल नेगेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू पार्शियल पॉजिटिव। मतलब मान लो इधर -0.55 चार्ज है तो इधर +0.55 चार्ज आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड एज पोलैरिटी। तो यहां पर आपका जो बॉन्ड बन गया, नाउ दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट, दिस इज कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसे आप लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हो, जिसमें एक एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए एक एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो ये आपको कहां देखने को मिलता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहां देखने को मिलता है? स्टार बना के आप लोग क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन, और मैं लिखवा चुका हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। कहां देखने को मिलेगा? जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। डन डन प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी? सो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ गया। अब एक सबसे बड़ी समस्या कि सर HF भी है, HCl भी आएगा। सर HF भी है, HCl भी आएगा, HBr भी आएगा और HI भी आएगा। हमको सभी दिख रहे हैं कि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन के मुकाबले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की, उससे ज्यादा ब्रोमीन की, उससे ज्यादा क्लोरीन की, उससे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। हमें यह मालूम है कि हाइड्रोजन के मुकाबले ये सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन क्या सभी की पोलैरिटी बराबर होगी? नहीं, सभी की पोलैरिटी बराबर नहीं होगी। तो किसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी ये कैसे पता लगाएं? भाई पोलैरिटी समझ में आ गया, ये पोलर बॉन्ड है, लेकिन पोलैरिटी किसकी कितनी है ये कैसे पता लगाएं? तो इसके लिए हमारे पास में एक और तरीका होता है, बट पहले इसको आपको नोट करना होगा। क्या आपने इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया प्यारो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो? डन, चलिए ग्रेट। सो नाउ हम लोग देखते हैं कि भाई पोलैरिटी पता कैसे करी जाती है। सो in order to calculate the magnitude of a polarity we need dipole moment। हमें किसकी आवश्यकता होती है? हमें डायपोल मोमेंट की आवश्यकता होती है। डायपोल मोमेंट डिनोटेड बाय म्यू। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज बेसिकली, it tells about the magnitude ऑफ पोलैरिटी। मतलब कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा पोलर है, और कौन सा कंपाउंड पोलर तो है पर कम है, कौन सा कंपाउंड पोलर है पर मीडियम है, कौन सा कंपाउंड पोलर है पर बहुत है।
ये आपको कौन बताएगा? ये आपको डायपोल मोमेंट बताएगा. डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज ऑलवेज इक्वल टू d multiply by c. It is always equal to d multiply by c, where what is d? D is nothing but the distance between the two covalently bonded atom, आपके जो दो एटम एक दूसरे जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है उनके बीच का डिस्टेंस, एंड c इज नथिंग बट द चार्ज सेपरेशन. अच्छा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस की ऐसा यूनिट हमेशा मीटर्स में होती है, एंड चार्ज की यूनिट हमेशा कूलम्स होती है. सो आपका जो डायपोल मोमेंट है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर. इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर. क्या है बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? इज देयर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? लेकिन आजकल हम लोग इतनी बड़ी यूनिट लिखना पसंद नहीं करते. क्यों नहीं करते साहब? हमारी मर्जी यार. हमको एक दादा को क्रेडिट देना है, हमको एक चाचा जी को सर पे चढ़ाना है. तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था डिबाय. डिबाय वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था इन द फील्ड ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, और उस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की वजह से ही हमें आज ये जो मॉलिक्यूल हम लोग बनाते हैं ना, HF, NaCl, HCl, मीथेन, इनका स्ट्रक्चर, इनकी पोजीशनिंग, इनके एंगल, इनकी बॉन्ड लेंथ हमें वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेथड से तो दिखाई देती है. तो डिबाय नाम के साइंटिस्ट ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी पे बहुत काम किया था. ये पोलैरिटी समझाने में हमें बहुत मदद की थी. इसीलिए एज अ सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट हम लोग कूलम्स मीटर को कंबाइंडली आजकल पता है क्या लिखने लग गए हैं? तो हम लोग आजकल लिखने लग गए हैं द यूनिट ऑफ dipole moment is 1 dBs, 1d. And what is d? D is nothing but dBs, 1 dBi. dBi is the name of a scientist. तो हम लोग वैसे तो SI यूनिट क्या होती है? कूलम मीटर. वैसे तो SI यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? कूलम मीटर. लेकिन हम लोग उसको किस नाम से लिखते हैं? 1 dBi. अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है. कुछ बच्चे बोलते सर अच्छा मतलब 1 dBi मतलब 1 कूलम मीटर. नहीं, इसको स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखो. हमेशा इस बात को ध्यान रखना, 1 dBi इज ऑलवेज इक्वल टू 3.33456. कैसे लिखा मैंने? 3.33456, लेकिन रियल वैल्यू क्या है? 3.33564. लेकिन मैंने लिखा कैसे? 3.33456, ताकि आपको याद रहे. ठीक है. अच्छा, इसमें देखो 333 बहुत है, इसे 10⁻³ कर दो कूलम्स मीटर. तो हमेशा ध्यान रखना 1 dBi किसने कूलम मीटर के बराबर होता है? 1 dBi इज ऑलवेज इक्वल टू 3.33564. लेकिन लिखने का तरीका क्या है? 3.33456 लिखना. वैसे याद करने का तरीका वो है. एक्चुअल वैल्यू 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होती है. ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए ये पॉइंट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. फटाफट नोट करो. गुलगुलो, मेरे गुलजारी लालो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरा 10 वासियों, जल्दी लिखो. ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बहुत बढ़िया. इधर वाला रब कर देता हूं. ये वाला मेरे ख्याल से बहुत देर से लिखा हुआ है, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है. आप लोग लिख चुके होगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होगे. नाउ डायपोल मोमेंट
स्टार बना के लिखो, तुम्हारा जो डाइपोल है, दिस डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज डिनोटेड एज, इसको डिनोट करना बहुत जरूरी है, इट इज डिनोटेड एज अ फिश हुक काइंड ऑफ एरो, इस प्रकार के एरो से इसको डिनोट किया जाता है। भाई फिजिक्स से ये उल्टा चलता है ना, मैं पहले ही बता दूं, फिजिक्स से ये उल्टा चलता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर इस एरो का हेड आता है, और इसकी टेल जहां पर पॉजिटिव चार्ज आता है वहां आती है, और ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए ये डायरेक्शन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपके पास में एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग इसे नेगेटिव चार्ज और इसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बॉन्ड के ऊपर आप एक इस प्रकार का एरो लगाएं। दिस एरो प्रूव्स कि ये जो मॉलिक्यूल मेरे पास में है ये एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ये एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तभी इस पे एरो इधर आ रहा है, और ये हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एरो पॉजिटिव दिखाता भी है, देखो एरो पॉजिटिव दिखाता भी है। इसको याद करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, इसको याद रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन डन गाइस, यस और नो? ओके कूल। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं समझने के लिए, और कुछ केसेस, भाई कुछ थ्योरेटिकल केसेस जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली बार बार लगातार आईआईटी में, नीट में, बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम क्यों लगे, क्योंकि तुमको ग्रुप 15 पढ़ना है ना 12th में, तो वहां पर बहुत आता ही है, तो यहीं पढ़ लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास में वाटर है, लेट्स से मेरे पास में वाटर है, तो अब गाइस देखो वाटर का रियल जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर दिखता है, ये वी शेप होता है या बेंट शेप बोल सकते हैं इसको, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ वी ऑल नो दैट देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंट है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ये इस प्रकार का पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये और ये भी बॉन्ड एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा अब आप देखो, मैंने बोला था ये डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। तो देखो यहां पर दो एरोज आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इस पोलर मॉलिक्यूल की म्यू की वैल्यू पता है कितनी आ रही है? ये एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, कोई मेरा माथा नहीं खाएगा आके कि सर कैसे निकाली, आपको कैसे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, घबराने की बात नहीं है। मॉलिक्यूल को देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये पोलर है या नहीं, और वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देख के आइडेंटिफाई करो। तो 6.17 इंटू 10⁻30 कूलम्स मीटर, ये इसकी वैल्यू आई। अब अगर मेरे को इसको डिबाई में कन्वर्ट करना होता है तो मैं जानता ही हूं कि भैया 1 डिबाई इज 3.33564 इंटू 10⁻30 कूलम्स मीटर। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, सो म्यू की वैल्यू जब आप इसको से डिवाइड करोगे तो होगी 1.85 डिवाइस, तो ये इसके म्यू की वैल्यू हो गई, और 1.85 वैल्यू आ रही मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर आपके म्यू की वैल्यू आपको कभी भी, अगर आपके म्यू की वैल्यू आपको कभी भी जीरो दिखती है तो आप क्या बोलेंगे, सर म्यू की वैल्यू जीरो मतलब ये मॉलिक्यूल टिपिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब जैसे मान लो दो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू कुछ होगी, जैसे मान लो इन दोनों की डिस्टेंस की वैल्यू मान लो मैंने लिख ली 1 इंटू 10⁻30, या चलो 2.5 इंटू 10⁻30 मीटर्स मैंने डिस्टेंस ले लिया, लेकिन इन पे चार्ज सेपरेशन तो है ही नहीं, इस पर भी जीरो चार्ज, इस पर भी जीरो, तो चार्ज सेपरेशन जीरो हो गया, तो म्यू की वैल्यू जीरो हो गई, इसलिए ये पोलर हो गया। तो चार्ज सेपरेशन ना होने की वजह से, दोनों के बीच में चार्ज का डिफरेंस ना होने की वजह से ये जीरो होता है। तो जब कभी भी तुम्हारे
एंड म्यू की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तब आप क्या बोलेंगे? तब आप बोलेंगे ये मॉलिक्यूल टिपिकली एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को बढ़िया तरीके से, एकदम झन्नाट तरीके से समझ में आ रही है? मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो, पक्का? अब मैं आपको 3 ऐसे केस पढ़ाऊंगा जिसमें देखने में वो पोलर लगेंगे। सॉरी यार गाइस, अब मैं क्या करूं, केमिस्ट्री है यार, ये तो जितना एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनको जितना मालूम पड़ता है उतना लिख देते हैं, फिर हमको आपको पढ़ाना पड़ता है और गालियां हमको सुननी पड़ती है। बट ठीक है, अब क्या करें। मान लो तुम्हारे पास में BeF2 है, मान लो तुम्हारे पास में BF3 है, और मान लो तुम्हारे पास में CCl4 है। अब आप जब इसका मॉलिक्यूल बनाएंगे तो बेटा बहुत कुछ आपको इस मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट पर चीज डिपेंड करेगी। यानी कि मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट मतलब स्पेस में, खाली जगह पर ये मॉलिक्यूल कैसा अरेंज हुआ। तो देखो बेरिलियम पे 2 एटम्स हैं, तो एक फ्लोरीन यहां आ गया, एक फ्लोरीन यहां आ गया। देखो अभी कुछ देर प्लीज इस बात को रोक के रखो अपने सवाल को कि सर मुझे कैसे मालूम पड़ा कि बेरिलियम के अंदर दोनों बॉन्ड आमने सामने हैं। आपने वाटर के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। आप चाहते तो वाटर को ऐसा बना देते, लेकिन आपने वाटर को ऐसा ना बनाते हुए आपने वाटर को ऐसा बनाया। लेकिन आप BF2 ऐसा बना रहे हो। बेटा ये VSEPR थ्योरी जो इसके बाद आएगी ना, आई प्रॉमिस मेरे से VSEPR थ्योरी पढ़ने के बाद आपको आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी ये कॉन्सेप्ट सीख लो, VSEPR में इसको लगाते आ जाएगा कि मैंने BF2 को ऐसा क्यों बनाया। BF3 को मैं कैसा बना रहा हूं, देखो B F F F। CCl4 को मैं कैसा बना रहा हूं, C Cl 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 Cl। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई। नो डाउट दिस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। देन बेरिलियम, तो ये वाला जो इनका बॉन्ड है ये इस तरफ जाएगा, यानी ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी आ गई। ये बॉन्ड इस तरफ आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन क्योंकि आपका ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है। तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी सम हो रही है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड है, दे बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, बट प्रॉब्लम क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर क्वांटिटी का रूल कहता है कि जब इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, क्योंकि देखो यहां से भी फ्लोरीन खींच रहा है, यहां से भी फ्लोरीन खींच रहा है। अच्छा हाँ, अगर यहां पर बेरिलियम के साथ में इधर फ्लोरीन होता और मगर मान लो यहां पर क्लोरीन आ जाता, आयोडीन आया था, तो ये पोलर हो जाता। क्योंकि फ्लोरीन जिस स्पीड से, जिस ताकत से, जितनी इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, शायद क्लोरीन उससे कम खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है। लेकिन दोनों ही फ्लोरीन है, दोनों ही बराबरी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक राइट खींच रहा है तो एक लेफ्ट खींच रहा है। और वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। देयरफॉर ये इसको नलीफाई कर देगी, मतलब ये वाली वेक्टर इस वेक्टर को नलीफाई कर देगी। सो नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल दिख तो पोलर रहा है बट एक्चुअली ये सर्टिफाइड नॉन पोलर हो जाएगा। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर ये सब एक दूसरे से बराबरी से 120 डिग्री के एंगल पर सेपरेटेड है। तो एक डाइपोल यहां जा रहा है, एक डाइपोल यहां जा रहा है और एक डाइपोल यहां जा रहा है। तो यहां पर ये तीनों डायरेक्शन भी इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से, भाई तीनों इक्वल है और तीनों 120 डिग्री से एक दूसरे से अपोजिट जा रहे हैं। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है तो एक उतनी ही ताकत से इधर खींच रहा है, तो एक उतनी ताकत से इधर खींच रहा है। तो ये तीनों भी एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, इसलिए इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा।
यहां देखो, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, एक क्लोरीन बाहर खींच रहा है, तो एक क्लोरीन अंदर खींच रहा है। तो समझेंगे कैसे, देखो एक क्लोरीन बाहर खींच रहा है, एक क्लोरीन अंदर खींच रहा है, तो इसने इसको नलीफाई कर दिया। एक क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो एक क्लोरीन बिल्कुल बराबरी के एंगल पर इधर खींच रहा है, तो नलीफाई हो गया। तो दिख ये भी पोलर रहा है, पर इसका भी डायपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ये 3 केस ऐसे हैं जो दिखने में पोलर है, बट असलियत में तीनों के तीनों नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। सो क्योंकि मैंने आपको बार बार इस वेक्टर पे जोर दिया था, ये इसीलिए दिया था कि ये वेक्टर क्वांटिटीज आपको समझ में आता है कि कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। इतना नोट करो। फिर एक अमोनिया और NF3 का हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर फजान रूल की तरफ चलेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नोट करो इतना।